हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल क्रैक एंड सेट। तो गाइस, हमने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर के बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स पढ़े थे, है ना। सारी चीज़ें क्लियर की थी और आज हम लेक्चर नंबर 7 करने वाले हैं, जिसमें हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जितने भी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के वो सारे कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। ठीक है, तो बेसिकली आज का एजेंडा वही रहेगा लेक्चर नंबर 7 में कि हम सारे पीवाईक्यूज जो भी 2023, 2024 और 2025 में आए वो सारे कवर करेंगे और जो हमने अभी पढ़ा है वो सारे कॉन्सेप्ट्स इसमें लगाएंगे और इजीली क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करना। यार, कंसीडर द रिएक्शन 14H प्लस Cr2O72 माइनस प्लस 6 इलेक्ट्रॉन्स से क्या बन रहा है 2Cr3 प्लस और 7H2, मतलब कुछ तो भी अपने को रिएक्शन दे रखी है। हाउ मेनी फेराडे ऑफ इलेक्ट्रिसिटी नीडेड टू रिड्यूस टू 1 मोल ऑफ इक्विटेशन Cr2O72 माइनस। अच्छा, तो एक मोल को निकालने के लिए अपनी कितनी फेराडे एनर्जी का यूज होगा। अच्छा, तो ये कहना चाहता है कि यार एक मोल को निकालने के लिए कितना फेराडे एनर्जी का यूज होगा। अब देखो, अपन ने पढ़ा था पढ़ा था कि यार कितना अपन इलेक्ट्रिसिटी देते हैं उसके ही प्रोपोर्शनल होता है कि क्या चीजें निकलेगी। अपन ने एक वेट वाला भी फॉर्मूला पढ़ा था कि यार W इज इक्वल टू जो अपना Z इंटू आई इंटू टी था, और Z को भी फिर अपन ने उसके जो भी रिस्पेक्टिव में कि यार M/NF वगैरह उन सारी चीजों में तोड़ा था। राइट, तो अब ये कहना चाहता है कि यार अपने को एक मोल ऑफ इसमें कितना होगा। तो यार इसका एक सिंपल सा रहता है कि अगर एक मोल को रिप्लेस करना है तो अपने को ये देखना कितने इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग अपने को क्या देनी पड़ेगी एनर्जी। ठीक है, सिंपल देखते हैं कि यार द बैलेंस्ड इक्वेशन शोज 1 मोल ऑफ Cr2O72 माइनस रिक्वायर्स 6 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, यहाँ पे इसका अगर एक मोल यूज करना है तो अपने को 6 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन का इस्तेमाल करना पड़ेगा। और फेराडेज का एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है कि जितने मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन अपन यूज करते हैं, मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जितने अपन यूज करते हैं, मान लो कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो अपन यूज करते हैं वो इज इक्वल टू नंबर ऑफ फेराडेज के बराबर रहता है। वही नंबर ऑफ फेराडेज चार्ज के बराबर होता है। तो क्या हो गया कि यार इसमें अपन ने 6 मोल इलेक्ट्रॉन यूज किए हैं, 1 मोल क्रायोलाइट के लिए जो भी है Cr2O72 माइनस के लिए। ठीक है, तो 6 मोल अपन ने इलेक्ट्रॉन यूज किए हैं, तो बाय डेफिनेशन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 1 फेराडे। ठीक है, तो देयरफॉर 6 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 6 फेराडे। तो आंसर अपना सही क्या हो जाएगा 6 फेराडे। तो इसका सिंपल आंसर था, लॉजिकल, तुम यहाँ पे भी देख सकते हो इक्वेशन में गिवन है 6 फेराडे। तो अगर किसी को ये कॉन्सेप्ट पता होता कि यार 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए 1 फेराडे यूज होता है, बस ये कॉन्सेप्ट पता होता है इतने में, वो बस यहाँ से देख के कि यार 6 यूज हो रहा है 6 मार्क कर देते हैं, सिंपली बता सकता था। ठीक है, तो वही है कि यार 1 मोल ऑफ इसके लिए अपने 6 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन यूज हो रहे हैं और 6 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन यूज हो रहे हैं, तो सिंपली अपना आंसर क्या हो जाएगा 6 फेराडे। बात क्लियर हुई? आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि फॉर एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल टू बी स्पॉन्टेनियस द ई सेल शुड बी। ई सेल क्या होना चाहिए? अपने को पता है कि यार जो डेल्टा जी होता है ना, स्पॉन्टेनियस के लिए वो नेगेटिव होना चाहिए, और ये जो डेल्टा जी नेगेटिव होता है इसका जस्ट अपोजिट साइन क्या हो जाता है ई सेल के लिए। तो जो अपना ई सेल होना चाहिए वो क्या होना चाहिए ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो वही हो गया कि यार इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को स्पॉन्टेनियस करना है तो ये क्या होना चाहिए पॉजिटिव होना चाहिए। सिंपल थ्योरेटिकल आंसर। यहाँ पे लिखा है, रिलेशनशिप भी लिखा है डेल्टा जी का, डेल्टा जी मस्ट बी नेगेटिव और ई सेल मस्ट बी पॉजिटिव। तो आंसर नंबर 1 क्या हो जाएगा अपना करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं कि द यूजिंग द गिवन डेटा द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट इज। अच्छा, तो ये थोड़ा लंबा क्वेश्चन है, लेकिन अपने को सोचेंगे समझेंगे तो हो जाएगा। तो अपने को क्या करना है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट बताना है। रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है सबसे पहले तो ये समझते हैं। रिड्यूसिंग एजेंट दूसरों को रिड्यूस करता है, रिड्यूसिंग एजेंट दूसरों को रिड्यूस करता है, तो खुद क्या होगा ऑक्सीडाइज होगा। अगर खुद ऑक्सीडाइज होगा, है ना, तो अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट वही है जो अच्छी तरह से खुद ऑक्सीडाइज हो। और अच्छी तरह से खुद ऑक्सीडाइज कौन होगा? जिसका एक्सटेंडेड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा होगा। और अगर स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा होगा मतलब स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल कम होगा। तो जिसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल कम होगा वो सबसे अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट रहेगा, है ना, वो बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट रहेगा। तो अपन इसको स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल के उसमें जमा लेते हैं ना ऑर्डर में। ये यहाँ पे देखते हैं K प्लस से K बन रहा है तो ये भी रिडक्शन पोटेंशियल है। रिडक्शन पोटेंशियल कैसे देखोगे? यहाँ से
ये A3+ है, ये बन रहा है तो ये भी रिडक्शन हो रहा है, तो रिडक्शन पोटेंशियल है ये भी रिडक्शन पोटेंशियल है, ये भी रिडक्शन पोटेंशियल। ठीक है, तो इसको अरेंज कर लेते हैं। तो सबसे ज्यादा नेगेटिव चीज किसकी है? सबसे ज्यादा -2.93, तो K सबसे नीचे आ जाएगा। हाँ, ये सबसे कम है। उसके बाद मतलब मैं अभी जमा रहा हूँ इसको स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल के टर्म्स में ना, मैं लिख देता हूँ स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल के टर्म्स में जमा रहा हूँ। उसके बाद है अपना सोडियम, और फिर है अपना एल्यूमिनियम, और फिर है अपना लेड। तो ये हो गया स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, सबसे कम इसका, उससे ज्यादा इसका, उससे ज्यादा इसका। ठीक है, तो अपने को जिसका सबसे कम होगा वो सबसे बेस्ट होगा, तो इसका सबसे कम है तो सबसे बेस्ट है, तो इनके साइन जस्ट उल्टे कर देंगे। तो ये लेड, ये एल्यूमिनियम, ये सोडियम, ये पोटेंशियम, है ना। तो सबसे कम पे लेड, फिर एल्यूमिनियम, सोडियम, पोटेंशियम। लेड, एल्यूमिनियम, सोडियम, ये सेकंड नंबर वाला अपना सही हो जाएगा। वही अपने यहाँ पे कॉन्सेप्ट पढ़ लेते हैं कि स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट गेट्स ऑक्सीडाइज्ड इजीली, मीनिंग इट हैज मोर नेगेटिव स्टैंडर्ड पोटेंशियल। तो मोर नेगेटिव स्टैंडर्ड पोटेंशियल सारे के कंपेयर किए अपन ने, तो हाँ, आपने को पता चला कि जो K है उसका मोस्ट नेगेटिव है, तो ये सबसे बेस्ट हो गया। वीकेस्ट क्या है? लेड, इसका लिस्ट नेगेटिव है, तो ये वीकेस्ट हो गया। इंक्रीजिंग ऑर्डर में जाएंगे तो लेड, एल्यूमिनियम, सोडियम, पोटेशियम। तो मेन इसमें ये नहीं समझना है कि आंसर क्या है, मेन इसमें ये समझना है कि हमने सोचा कैसे। रिड्यूसिंग एजेंट हमें निकालना था, तो रिड्यूसिंग एजेंट वही है जो सबसे अच्छा ऑक्सीडाइज हो। अगर खुद ऑक्सीडाइज होगा तो उसका स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा होगा, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा होगा मतलब रिड्यूसिंग पोटेंशियल कम होगा। तो रिड्यूसिंग पोटेंशियल कम है मतलब सबसे अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है। तो अगर रिड्यूसिंग पोटेंशियल में जमाओ, जस्ट उसका उल्टा करो। बात क्लियर है? आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कहता है कि जो अपना मोलर कंडक्टिविटी है इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे, इसको रिप्रेजेंट करता है ना डेल्टा एम नॉट, कि जो मोलर कंडक्टिविटी है अपना इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे, ठीक है, तो जो मोलर कंडक्टिविटी है अपना इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे वो क्या होगा, किसका पूछा गया है? एसिटिक एसिड का। ये अपन ने क्लास में भी किया था एक क्वेश्चन। तो एसिटिक एसिड क्या होता है, इधर लिख देता हूँ, CH3COOH। तो इसका किस में होगा, तो अपन कंपेयर करके देख लेते हैं, डायरेक्ट ऑप्शन से ही देख लेते हैं, या फिर अपन यहाँ भी देख सकते हैं कि HCl है, NaC है और NaCl है। HCl है, NaC है और NaCl है ना। तो मुझे चाहिए एक तो H और एक ये AC, ये AC है ना, इसका जो शॉर्ट फॉर्म है वो AC होता है, जैसा में ACH है। तो AC तो मुझे यहाँ से मिल गया, H मुझे यहाँ से मिल गया, तो मैं इन दोनों को जोड़ दूंगा और NaCl को घटा दूंगा। तो NaCl को घटाना है, तो यहाँ NaCl घट रहा है, यहाँ NaCl घट रहा है, ठीक है, और यहाँ NaCl घट रहा है। अच्छा, NaCl यहाँ ऐड हो रहा है, तो ये तो गलत हो गया। फिर अपने को दोनों को HCl और उसको जोड़ना है, HCl और इसको जोड़ना है। अच्छा, तो सेकंड आंसर सही हो गया। बाकी इसमें सब्सट्रैक्ट हो रहे हैं तो ये गलत हो गया, इसमें सब्सट्रैक्ट हो रहे हैं ये गलत हो गया। तो अपना सही आंसर क्या हो गया? सेकंड नंबर। कैसे निकाला वो अपन ने क्लास में भी डिस्कस किया, यहाँ पे भी अपन देख लेते हैं क्या होता है। इसको अपने को निकालना है CH3COOH को, है ना। तो H प्लस HCl से आ जाएगा, CH3COO NaSC से आ जाएगा। दोनों को ऐड कर देते हैं, फिर ये जो आएगा इसमें से इसको सब्सट्रैक्ट कर देते हैं, है ना। जो अपन ने पढ़ा था कि इनफाइनाइट डाइल्यूशन में सारे आयंस का कंट्रीब्यूशन इंडिविजुअल हो जाता है, तो इससे सिंपल अपना फाइनल फॉर्मूला HCl प्लस NaSC माइनस NaCl आ जाएगा। सेकंड नंबर का ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू फॉर डेनियल से, ये समझते हैं कि ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस एनोड, ये तो मैंने बताया था कि ऑक्सीडेशन एनोड पे होता है और रिडक्शन कैथोड पे होता है, तो ये तो सही हो गया। कॉपर इज ऑक्सीडाइज्ड टू Cu2+ एट एनोड, कॉपर ऑक्सीडाइज होता है क्या? नहीं नहीं, जिंक होता है ऑक्सीडाइज, तो ये तो गलत हो गया, ठीक है। द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज फ्रॉम एनोड टू कैथोड, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन एनोड से कैथोड पे होता है क्या? देखो, अगर जिंक ऑक्सीडाइज हो रहा है तो जिंक ने इलेक्ट्रॉन छोड़े होंगे, तो जिंक से जा रहा है उधर, तो हाँ एनोड से कैथोड होता है, ये सही हो गया, ठीक है। फिर द करंट फ्लोज फ्रॉम कॉपर हाफ शेल टू जिंक, हाँ तो अगर इधर एनोड से कैथोड इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं तो कैथोड से एनोड क्या जाएगा? करंट जाएगा, ये भी सही हो गया। तो A, C और D, तो ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा अपना? करेक्ट हो जाएगा। वही पढ़ लेते कि ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस एट एनोड, जो अपन ने पढ़ा था, ये एनोड से गया था, या फिर आप लोन से कर सकते हो, LON। कॉपर इज ऑक्सीडाइज्ड, फॉल्स, क्योंकि जिंक ऑक्सीडाइज होता है। द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज फ्रॉम एनोड टू कैथोड, यस ट्रू। द करंट फ्लोज फ्रॉम कॉपर टू जिंक, यस, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं उसके जस्ट अपोजिट होता है, तो ट्रू स्टेटमेंट A, C और D हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन करते हैं।
अगला क्वेश्चन कह रहा है कि द इलेक्ट्रोड रिएक्शन एट एनोड इन फ्यूल सेल इज गिवन इज। देखो मैंने कहा था ना कि डायरेक्ट जो रिएक्शन से आपकी सेल रिएक्शन से उन्हीं से डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं, तो वहीं से आया है। कह रहा है कि हाइड्रोजन मतलब बेसिकली आपको बताना है कि सही जो रिएक्शन है वो कौन सी है। चल अपन ने कुछ डायग्राम देखा था, जो मुझे याद आ रहा है अभी, डायग्राम देखा था कि इधर से कुछ हाइड्रोजन जाता था, मतलब ऐसा कुछ था सेल वगैरह, इधर से ऑक्सीजन जाता था और यहाँ से वाटर निकलता था, है ना। ऐसा कुछ डायग्राम देखा था अपने एक क्लास में। तो समझते हैं कि ये कैसे हो रहा होगा कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन आ रहा है और वाटर निकलना चाहिए। तो थर्ड इक्वेशन में एक हो रहा है कि यार हाइड्रोजन आ रहा है, ऑक्सीजन आ रहा है, वाटर निकल रहा है। अच्छा, यहाँ आ रहा है कि हाइड्रोजन आ रहा है, OH आ रहा है, H2O निकल रहा है। अच्छा, है ना। तो कंफ्यूजिंग तो है ये सब, पर ये वाली कब थी चीजें, ये वाली थी जब फुल रिएक्शन हो रही थी। लेकिन अपने से पूछा क्या गया है क्वेश्चन में, अपने से पूछा गया है इलेक्ट्रॉन रिएक्शन एट एनोड। अपने को ये नहीं बतानी है कि फुल रिएक्शन क्या है, आप कर दोगे H2 और O2 से H2O बन गया, ये तो फुल रिएक्शन का है, वो नहीं बताना है अपने को, बस एनोड पे बताना है। तो ये वाला जो है ये फुल रिएक्शन का, तो ये गलत है, इसको मार्क करके आ जाते हैं बहुत लोग, ये गलत है। सही क्या है, जो होगा अपना हाइड्रोजन से बनेगा। अपना जो एनोड पे होता है क्या होता है, हाइड्रोजन से बनता है, एनोड पे हाइड्रोजन से बनता है। अच्छा, हाइड्रोजन से H2O बन रहा है। ये वाली रिएक्शन क्या है, कैथोड पे होती है जनरल, है ना, O2 से OH माइनस वगैरह वो सब बनता है। बाकी ये H प्लस ये तो गलती है, क्योंकि H प्लस कुछ होता ही नहीं था। तो एनोड इज वेयर ऑक्सीडेशन occurs, द फ्यूल इन दिस केस इज हाइड्रोजन इज ऑक्सीडाइज्ड। तो H2 से कुछ 4 इलेक्ट्रॉन निकल गए, दिस इज ऑक्सीडेशन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना, दिस इज एनोड रिएक्शन, ये सही है। ये वाली अपनी क्या है, सेकंड वाली कैथोड रिएक्शन है। और थर्ड वाली क्या है, ओवरऑल सेल रिएक्शन है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात ये हो गई कि इन्होंने फ्यूल सेल का पूछा और तीनों एनोड, कैथोड और फुल रिएक्शन दे दी और कंफ्यूज कर दिया कि कौन सा मार्क करेगा। लेकिन यहाँ पे स्पेसिफाइड है कि एनोड वाला मार्क करना है, तो यही क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। और फाइनल इज द रिडक्शन कैथोड इन द SH, जो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड होता है उसमें चीजें होती है। बात क्लियर हुई, है ना। तो अगर तुम्हें रिएक्शन से याद है तुम इजीली कर लोगे और क्वेश्चन आराम से पढ़ लेना, वरना गलतियां हो सकती है। अगला पढ़ते हैं कि व्हेन अ लेड वायर इज प्लेस्ड इन अ एक्वस कॉपर नाइट्रेट सॉल्यूशन। अच्छा, कि एक लेड वायर लिया अपन ने और एक्वस कॉपर नाइट्रेट सॉल्यूशन में रख दिया। रिडक्शन पोटेंशियल्स, अपने को रिडक्शन पोटेंशियल्स दे रखे हैं कॉपर के और लेड के। ठीक है, कि रिडक्शन पोटेंशियल ऐसे देख सकते हो, 2 प्लस से 0 हो गया, यहाँ पे 2 प्लस से 0 हो गया। ये उल्टा लिखा रहता तो फिर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हो जाते हो। ठीक है, तो अब समझते हैं कि ऑप्शंस क्या दे रखे हैं, है ना। द मास ऑफ द लेड वायर इंक्रीजेस। अच्छा, द इंटेंसिटी ऑफ अ ब्लू कलर ऑफ सॉल्यूशन डिक्रीजेस, द इंटेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन डज नॉट चेंज, और कॉपर 2 प्लस कॉपर इज अ स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट देन H प्लस H2। अच्छा, तो चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शंस बिलो। तो अब देखो ये वाला जो क्वेश्चन है ना, जो कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं कि जो शायद तुमने क्लास में भी ना पढ़े हो, क्योंकि ऐसा है ना कि तुम सब कुछ कवर नहीं कर सकते। ये पूरा ही अलग थ्योरेटिकल टॉपिक है। तुम समझ सकते हो कि इन्होंने कोई भी एक रिएक्शंस दे दी और उसमें फिर पूछा है कि यार कलर बताओ, इंटेंसिटी बताओ, क्या चेंज होगा, क्या चेंज नहीं होगा। ऐसे क्वेश्चंस को एक और करने का तरीका होता है कि यार ऑप्शंस से तुम देखो, इनमें से तुम्हें एक आध चीज पता हो तो देखो कि यार ये तो सही है, ये किस ऑप्शन में सही है या फिर किस ऑप्शन में गलत है। ठीक है, जैसे कि एक ये लिखा है डी वाला ऑप्शन, यार कॉपर से कॉपर 2 प्लस से कॉपर बन रहा है इज स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट देन H प्लस। रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब क्या होता है, अगर स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट है तो वो खुद दूसरों को रिड्यूस करता है, तो वो खुद ऑक्सीडाइज इजीली हो जाता है। तो क्या कॉपर ऑक्सीडाइज इजीली हो जाता है, ये सोचने वाली बात है। अगर कॉपर ऑक्सीडाइज इजीली हो जाएगा, अगर कॉपर ऑक्सीडाइज इजीली हो जाएगा तो फिर हम देख सकते हैं हाइड्रोजन के लिए ये क्या चीजें होती है। लेकिन यहाँ पे हमें एक और चीज गिवन है कॉपर, ये इसका क्या दे रखा है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। तो इसका रिडक्शन पोटेंशियल दे रखा है स्टैंडर्ड, और हाइड्रोजन का तो अपने को पता है स्टैंडर्ड होता है तो वो 0 होता है। तो इसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है इससे, तो एक रिड्यूस ज्यादा अच्छी तरीके से होगा, तो ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, ना कि तो ये तो यहाँ पे तो गलत हो गया, डी वाला तो ऑप्शन गलत हो गया। तो डी इसमें है तो ये वाला ऑप्शन तो मार्क ही नहीं करना है। बात क्लियर हुई। बाकी के ऑप्शंस में से देखते हैं कि क्या सही है, ए सही है कि ये सही है, राइट। तो लेड वायर है ना। अब देखो बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये तो कुछ तो भी उन्होंने बोल दिया, लेकिन हमें इतना नहीं पता था। हमें बस पता है कि यार हम बस ये ई नोट वगैरह कंपेयर करके ये बता सकते हैं कौन ऑक्सीडाइज होगा कौन नहीं होगा। तो हमने एक तो फाइनल ऑप्शन से बता दिया कि यार ये 0 होता है तो फाइनल ऑप्शन तो गलत है, तो हमने डी वाला हटा दिया। ठीक है,
हमने देखा क्या, लेड वायर प्लेस है कॉपर नाइट्रेट में, मतलब लेड प्लेस है कॉपर नाइट्रेट में, है ना, लेड प्लेस है कॉपर नाइट्रेट में। तो अगर लेड प्लेस है कॉपर नाइट्रेट में, तो और ये बोल रहा है कि लेड का मास इंक्रीज होगा, तो लेड का मास होना चाहिए इंक्रीज। तो लेड का मास इंक्रीज तभी होगा जब लेड कंज्यूम नहीं होगा, राइट। तुमने डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन सुनी होगी, लेड ऊपर रहता है कॉपर नीचे रहता है, या फिर कॉपर ऊपर रहता है या लेड नीचे रहता है, वो समझने वाली बात है। अब वो कहाँ से समझ में आएगी, वो समझ में आएगी यहाँ से। लेड का है -0.13, तो लेड का है -0.13, तो ये कुछ यहाँ रहेगा, है ना। जो नेगेटिव वैल्यूज है, जो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की, वो ऊपर रहती है, और कॉपर का है 0.34, तो कॉपर यहाँ रहेगा 0.34। तो ये तो मेनली तुमने समझ लिया कि यार हाइड्रोजन का तुम 0 कर दोगे। ये वाला कहाँ से समझा, तुमने बोला कि यार ये कंज्यूम होना चाहिए, तो ये कंज्यूम कब होगा, जब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के लिए तुम्हें होना चाहिए कि जो ऊपर वाला एलिमेंट है वही डिस्प्लेस कर सकता है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में। तो यार ऊपर वाला एलिमेंट कौन सा है, वो तुम्हें समझ में आएगा इन वैल्यूज से। इन वैल्यूज से तुम बता सकते हो कि ये ऊपर है क्योंकि ये ज्यादा नेगेटिव है, ये नीचे रहेगा, ये नीचे रहेगा, तो मतलब लेड इसको डिस्प्लेस कर देगा। तो अगर लेड इसको डिस्प्लेस कर देगा और लेड नाइट्रेट बनाएगा, तो लेड का मास क्या होगा, घटेगा। तो अगर लेड का मास घटेगा तो ये क्या बोल रहा है, द मास ऑफ द लेड वायर इंक्रीजेस, गलत। तो ये यहाँ पे गलत हो गया। अच्छा, अब मुझे इन दोनों के बारे में नहीं पता, तो ए गलत है, मुझे ये पता है, तो ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, बचा के अब बी सही है। खतरनाक क्वेश्चन था। देखो, अगर तुम ये सोचोगे कि ये क्या है, मुझे ये तो आता ही नहीं है, तो तुम नहीं कर पाओगे। तुमने जो कॉन्सेप्ट पढ़ा है एटलीस्ट उसे लगाने की कोशिश करो। ये तुमने अपन ने जो क्लास में पढ़ा कॉन्सेप्ट, क्या हाइड्रोजन का 0 होता है, इससे निकाल लिया, तो अपन ने रिड्यूसिंग एजेंट कौन अच्छा है वो तो निकाल लेंगे। तो उससे अपन ने बोला कि फोर्थ ऑप्शन गलत है। इन्होंने बोला कि लेड का वायर का मास इंक्रीज होगा, तो अपन देखते हैं ना कि लेड कहाँ है, तो यहाँ पे है। तो लेड कंज्यूम ही नहीं हो रहा है। अगर लेड कंज्यूम होता, और जैसे कि अभी कंज्यूम हो रहा है ना, अगर नहीं होता तो हम सोचते कंज्यूम हो रहा है तो लेड कम होगा, तो लेड कम होगा तो उसका मास तो बढ़ सकता ही नहीं है ना, उसका मास तो घटेगा। अगर उसका मास घटेगा तो ये वाला ऑप्शन गलत हो गया, तो उससे ये दोनों हट गए, तो बी ऑप्शन अपना सही हो गया। यहाँ पे पढ़ लेते हैं कि कॉपर इज हायर ई नॉट सो इट विल बी रिड्यूस्ड, लेड इज लोअर ई नॉट सो इट विल बी ऑक्सीडाइज्ड, ठीक है। तो ये वाली अपनी रिएक्शंस होगी। तो ए मास इंक्रीजेस, ये फॉल्स हो गया, क्यों, क्योंकि मास तो घटने वाला है, ठीक है। क्यों, क्योंकि 1 मोल ऑफ लेड डिसॉल्व्स 1 मोल ऑफ कॉपर डिपॉजिट, द मास डिक्रीजेस, ठीक है। सेकेंड, इंटेंसिटी ऑफ अ ब्लू कलर डिक्रीजेस, ट्रू, क्योंकि कॉपर ब्लू होता है इज कंज्यूम्ड फ्रॉम द सॉल्यूशन, है ना। तो अब एक और ये भी है कि ब्लू कैसे तुम बताते हो, तो ब्लू तभी होगा क्योंकि कॉपर का कलर ब्लू होता है, तो उससे तुम बता सकते हो कि यार कॉपर अपना बच रहा है, तो वो उसमें क्या बोलते हैं, पानी वगैरह में जिसमें भी सॉल्वेंट में होगा वो डिसॉल्व होगा, है ना। तो इस वजह से द इंटेंसिटी ऑफ अ ब्लू कलर ऑफ द सॉल्यूशन डिक्रीजेस। तो क्योंकि Cu2+ है ना, एक यहाँ पे मैं बता देता हूँ कि ये कॉपर नाइट्रेट है तो Cu2+ होगा, जो मैंने यहाँ पे बताया Cu2+, अभी ब्लू कलर है, अब ये Cu2+ से क्या बनेगा, Cu बनेगा, तो इसका ब्लू कलर होता है, तो ये कम होगा, है ना। तो ये अगर कम होगा तो ब्लू कलर डिक्रीज करेगा, एक वहां से भी तुम आ सकते हो। लेकिन मेनली अपन ने जो लेक्चर में पढ़ा उससे अपन इस चीज से और इस चीज से इसका आंसर निकाल सकते हैं। और दूसरा ये उन्होंने ये भी बताया कि इन दोनों चीज से भी अपन निकाल सकते हैं, ये गलत हो गया, ये सही हो गया, तो अपना सिर्फ ये वाला ऑप्शन ही बचता है। तो तुम्हें एक दो आंसर भी आते हैं या फिर एक दो स्टेटमेंट को भी तुम वेरीफाई कर पाते हो, तो तुम इजीली इसका आंसर निकाल लो। ये अच्छे लेवल का क्वेश्चन था, जिसमें तुम्हारे बहुत सारे कंसेप्ट का यूज हुआ है, राइट। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं कि चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग, कि यार करेक्ट ऑप्शन कौन सा है वो देखते हैं। कि कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी आर इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन। अच्छा, कंसंट्रेशन क्या होता है, अगर मैं वॉल्यूम बढ़ाऊंगा तो कंसंट्रेशन घटेगी, अगर मैं वॉल्यूम घटाऊंगा तो कंसंट्रेशन बढ़ेगी। अच्छा, तो यार अगर मैं डाइल्यूशन करता हूँ तो यार ये दोनों चीजें चेंज होती है, तो यार कंसंट्रेशन से तो इंडिपेंडेंट है नहीं, डिपेंडेंट है, तो ये तो गलत हो गया। अच्छा, कंडक्टिविटी डिक्रीजेस विथ डिक्रीज इन कंसंट्रेशन फॉर बोथ वीक एंड स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। तो डिक्रीज इन कंसंट्रेशन मतलब इंक्रीज इन वॉल्यूम। तो इंक्रीज इन वॉल्यूम करने से मेरी कंडक्टिविटी घट रही है, यस कंडक्टिविटी तो घटती है, मोलर कंडक्टिविटी बढ़ती है, ये घटती है, तो ये तो मेरे ख्याल से सही है, ठीक है। मोलर कंडक्टिविटी डिक्रीजेस विद डिक्रीज इन कंसंट्रेशन, नहीं, मोलर कंडक्टिविटी तो इंक्रीज होगी अगर कंसंट्रेशन घटेगी, तो ये तो गलत है। द इक्वेशन है ना, मोलर कंडक्टिविटी लैम्डा m इज इक्वल टू लैम्डा m नॉट माइनस ए सी हाफ स्पेस एप्लीकेबल फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट्स ओनली। नहीं, ये वाली इक्वेशन तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की थी। अगर अपन ऐसा कुछ ग्राफ बनाते थे, यहाँ पे रूट सी होता था
और यहाँ पे अपना लैम्डा एम रहता था। तो ये वाली स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की थी, ये वाली किसके लिए थी, वीक के लिए थी। तो ये मैं लिख देता हूँ, ये स्ट्रॉन्ग के लिए है और ये वीक के लिए है। तो ये वाली स्ट्रेट लाइन की जो इक्वेशन है ये किसके लिए है, स्ट्रॉन्ग के लिए। तो ये वाला भी गलत हो गया। तो सही आंसर क्या है, सिर्फ अपना सेकंड वाला। तो यहाँ पे हम पढ़ भी सकते हैं कि इंडिपेंडेंट फॉल्स ऑब्वियसली, है ना, क्योंकि बोथ चेंजेस, दोनों चेंज होते हैं। कंडक्टिविटी डिक्रीजेस, यस ये ट्रू है। मोलर कंडक्टिविटी डिक्रीजेस, फॉल्स। और द इक्वेशन इज एप्लीकेबल फॉर वीक, गलत, क्योंकि ये वाली किसके लिए होती है, स्ट्रॉन्ग के लिए होती है। तो आंसर नंबर 2 क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं कि द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी दैट कैन डिपॉजिट 127 ग्राम ऑफ कॉपर, क्या कहा जा रहा है, 127 ग्राम ऑफ कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन इज गिवन। अच्छा चलो ठीक है, तो अपने को बताना है अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कितनी यूज होगी, और अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी अपने को कूलम्ब, एम्पियर, फेराडे में बतानी है ना। तो 127 ग्राम ऑफ कॉपर मतलब कितना मोल ऑफ कॉपर, है ना। तो 127 ग्राम ऑफ कॉपर मतलब 127 डिवाइड बाय 63.5 मोल, है ना। मोल अपन ने पढ़ा था सॉल्यूशन चैप्टर में अच्छे से, है ना। तो ये यहाँ से निकल जाएगा अपना नंबर ऑफ मोल्स। तो देखते हैं नंबर ऑफ मोल्स कितना है। तो 127 बाय 63.5 2 मोल्स, तो 2 मोल तो कॉपर हो गया। अच्छा अब एक बात समझो, कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट, तो ये Cu2+ से क्या बनेगा, कॉपर बनेगा। तो कितने इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज हो रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन का, है ना। तो 1 मोल ऑफ कॉपर के लिए 2 इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, तो 2 मोल के लिए कितने जाएंगे, 4 इलेक्ट्रॉन। और अपने को पता है कि अगर 4 इलेक्ट्रॉन यूज हो रहे हैं तो कितनी इलेक्ट्रिसिटी यूज होगी, 4 फेराडे। तो आंसर क्या हो जाएगा, 4 फेराडे। तो सिंपल अपन ने निकाल दिया। सबसे पहले अपन ने क्या निकाला, मोल्स ऑफ कॉपर निकाला जो कि 2 निकले। फाइंड द मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन जो कि 4 निकले, क्योंकि 1 मोल के लिए 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो टोटल मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन 4 चाहिए। और अगर 4 चाहिए तो 4 फेराडे, क्योंकि 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए 1 फेराडे 4। ये अपन अभी आगे वाले क्वेश्चन में ही करे हुए हैं। आगे बढ़ते हैं। अच्छा ओ तो ठीक है, इतने ही PYQs थे जो भी 2025, 2024, 2023 में जितने PYQs थे अपन ने सॉल्व किए। जितने भी चैप्टर्स वगैरह में कॉन्सेप्ट्स पढ़े थे, चाहे वो बैटरी वगैरह से थ्योरेटिकल क्वेश्चंस हो, चाहे वो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल से स्पॉन्टेनियस वगैरह वाली बात हो, चाहे वो डेनियल सेल का यूज हो कि यार कॉपर होगा, जिंक होगा, चाहे वो ऐसा हो कि क्या सही है क्या गलत है, करेक्ट स्टेटमेंट क्या है क्या करेक्ट स्टेटमेंट नहीं है, चाहे वो कंपेरिजन हो रिड्यूसिंग एजेंट का, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का, वो सारी बातें, है ना। चाहे वो अपने फेराडे, कितनी फेराडे के 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन में कितने फेराडे चार्ज लगेगा, वो सारी चीजें हो, या फिर कितना वेट वगैरह, कोई भी चीजें हो, वो सारी चीजें अपने जो लेक्चर्स में पढ़ी थी वही क्वेश्चंस में आई है ना। तो पढ़ते रहना, प्रैक्टिस करना, इन सब चीजों की आपको DPP भी मिल जाएगी, DPP को सॉल्व करना, उनको सॉल्यूशंस भी मिल जाएंगे, है ना। तो अच्छे से सॉल्व करते रहना और आगे बढ़ते रहना। अभी मॉक टेस्ट वगैरह भी आएंगे, वो भी सॉल्व करना, है ना। तो अभी के लिए इतना ही। बाय बाय गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड, बाय।